ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है सिंगल फेज फुल वेव फुली कंट्रोल रेक्टिफायर विद हाईली इंडक्टिव लोड। तो ध्यान में रखना, क्वेश्चन जब भी आपसे आएगा हाईली इंडक्टिव लोड बोलेगा या लार्ज इंडक्टेंस बोलेगा, लोड हैविंग लार्ज इंडक्टेंस। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से हो सकती है, ड्रा द आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट वेव फॉर्म फॉर single phase full wave fully controlled rectifier with large inductance or highly inductive load and calculate average or RMS value of output voltage। तो हाईली इंडक्टिव लोड या लार्ज इंडक्टेंस बात एक ही है। जो आज हमारा डिस्कशन है हम लोग इसी को लेके डिस्कस करेंगे। इसके पहले क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिंगल फेज फुल वेव फुली कंट्रोल रेक्टिफायर में जो देखा है, रेफरेंस हमारा फ्रॉम हाफ वेव टू लेके फुल वेव, सिंगल फेज टू लेके 6 फेज यही रहने वाला है कि हम लोग रेफरेंस क्या लेंगे, वीएस प्लस, दैट मींस वीएम साइन ओमेगा टी हमारा इनपुट का रेफरेंस रहेगा। इसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग आउटपुट वोल्टेज प्लॉट करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर प्लॉट करेंगे, आउटपुट करंट प्लॉट करेंगे, सप्लाई करंट प्लॉट करेंगे, करंट थ्रू थायरिस्टर प्लॉट करेंगे। सारी कैलकुलेशन इसी वेव फॉर्म के बेसिस पे होगी। हम लोग अपने डिस्कशन को जनरली दो मोड में डिवाइड करते हैं। एक होता है मोड 1 0 टू पाई और सेकंड होता है हमारा मोड 2 पाई टू 2 पाई। इसके बाद रिपीटिशन हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दो मोड में डिस्कस कर रहे हैं, 0 से पाई मोड 1। तो मोड 1 में हमें क्या क्या चीजें याद रखने वाली हैं। मोड 1 में हमें याद रखने वाला है कि 0 से पाई के बीच में T1 T2 हमारे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होंगे। जो हमारा रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हमारे T1 और T2 होंगे फॉरवर्ड बायस। दैट मींस हम लोग T1 और T2 को 0 से पाई के बीच में ऑन कर सकते हैं। T3 और T4 होंगे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, हम T3 और T4 को ऑन नहीं कर सकते। 0 से पाई के लिए जब हम लोग आउटपुट वोल्टेज की बात करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज के लिए हमें सप्लाई वोल्टेज को फॉलो करना है। जैसी इनपुट सप्लाई होगी वैसा ही आउटपुट वोल्टेज हमें अपीयर होगा, दैट मींस पॉजिटिव तो पॉजिटिव। अब आ रहे हैं हम लोग मोड 2 में, पाई से 2 पाई। तो जैसे हम लोग पोलैरिटी असाइन करते थे मोड 2 में, उस पोलैरिटी के अकॉर्डिंग T3 और T4 अब हमारे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होंगे। हम T3 T4 को ऑन कर सकते हैं, डिपेंड करेगा हमारे ऊपर या डिपेंड करेगा कि एप्लीकेशन की क्या डिमांड है, कितने डिले के बाद हमें इसको ऑन करना है। लेकिन T1 और T2 हमारे रहेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, सप्लाई इनको रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में करेगी और गेट पल्स लगा के अब यहाँ पे आप T1 और T2 को ऑन नहीं कर सकते। मोड 2 में जब हमें आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करना होगा तो जैसा इनपुट वोल्टेज दिखेगा उसको हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देना होगा। दैट मींस नेगेटिव दिख रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव दिख रहा होता तो हम उसको बना देते हैं नेगेटिव। फिर अगर हमसे वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर ड्रॉ करने की बात करेगा तो सप्लाई जो रेफरेंस है हमारा Vs प्लस, उसके बेसिस पे वोल्टेज अक्रॉस T1 T2 हम लोग फॉलो कराएंगे Vs प्लस को, और अगर T3 T4 के क्रॉस ड्रॉ करना होगा तो हम लोग फॉलो कराएंगे माइनस ऑफ Vs प्लस को। ठीक है। अगर हम लोग सप्लाई करंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो कब हमें सप्लाई करंट पॉजिटिव बनानी है, कब हमें सप्लाई करंट नेगेटिव बनानी है, तो हम जो रेफरेंस लेके चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर T1 T2 हमारा ऑन है, अगर T1 T2 ऑन है, इसके थ्रू हमारी करंट सर्किट में फ्लो कर रही है, तो हम लोग बनाएंगे IS और को I नॉट के जैसा, IS इज इक्वल टू I नॉट। दैट मीन्स I नॉट अगर पॉजिटिव दिख रहा है तो आपको पॉजिटिव बनाना है, इन केस कभी अगर निगेटिव दिखता तो हम वहां पे नेगेटिव बना देते। ऐसे ही अगर सर्किट में करंट T3 और T4 के थ्रू फ्लो कर रही है, अगर सर्किट में करंट T3 और T4 के थ्रू फ्लो कर रही है तो हम सप्लाई करंट बनाएंगे माइनस ऑफ I नॉट। जैसा I नॉट दिखेगा उसका हमें माइनस करके वेवफॉर्म बनाना होगा। तो ये हमारा रेफरेंस जो हम लोग अभी लेके फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग आ रहे हैं हमारा सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में लोड हमारा हाईली इंडक्टिव है, लोड हमारा हाईली इंडक्टिव है, तो इसलिए सर्किट में अगर ध्यान से देख रहे होगे रेजिस्टिव पार्ट थोड़ा सा छोटा है और इंडक्टिव पार्ट थोड़ा सा लार्ज करके बनाया गया है। ठीक है। यहाँ पे इंडक्टेंस जो है हमारा ये हाईली इंडक्टिव है, हाईली इंडक्टिव है।
या क्वेश्चन में दिखा रहेगा लोड है लार्ज इंडक्टेंस। अब हम लोग अपना वेव फॉर्म प्लॉट करना शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हमारा पहली वेव फॉर्म हमारी होगी सप्लाई वोल्टेज की, दैट मींस Vs प्लस जो हमारा रेफरेंस है 0 से पाई के बीच में, ये हम लोग प्लॉट करते हैं पॉजिटिव। पाई से 2 पाई के बीच में ये होती है नेगेटिव। 2 पाई से 3 पाई के बीच में हमारी सप्लाई वोल्टेज हुई पॉजिटिव, और 3 पाई से 4 पाई के बीच में हुई पॉजिटिव। आप जब भी वेव फॉर्म ड्रॉ करो, आप ध्यान में ये रखना एटलीस्ट 2 साइकिल के लिए आपको डिस्कशन को कैरी करना है। एक साइकिल सफिशिएंट नहीं होगी, एटलीस्ट 2 साइकिल के लिए आप उसको डिस्कस कर दो। अब इसके डाउन साइड में हम लोग बनाएंगे अपना V आउटपुट वोल्टेज। V आउटपुट वोल्टेज तो जनरली हम लोग करते क्या, अल्फा एंगल का डिले देते हैं। जनरली हम लोग करते क्या है, अल्फा एंगल का डिले देते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे अल्फा का डिले दिया T1 T2 के लिए, T हो गया अल्फा। यहाँ पे हम लोग ऑन कर रहे हैं T1 T2। फिर पाई के बाद पाई प्लस अल्फा पे हम लोग ऑन करेंगे T3 T4। फिर 2 पाई के बाद अल्फा डिले के बाद 2 पाई प्लस अल्फा पे हम लोग ऑन कर देंगे T1 T2। फिर आफ्टर 3 पाई आफ्टर अल्फा डिले हम लोग ऑन करेंगे T3 और T4। ऐसा हम लोग करते आए हैं। इसके रिस्पेक्ट में हमारी आउटपुट वोल्टेज कैसी आती है, इसको बनाते हैं। अब पहले हम लोग करते हैं रजिस्टिव से। अगर लोड हमारा रजिस्टिव होता था तो आउटपुट वोल्टेज हम लोग सिंपल ऐसे बना देते थे। अगर लोड हमारा रजिस्टिव होता था तो आउटपुट वोल्टेज हम लोग ऐसे बना देते थे, पाई पे 0। ये ऐसा आएगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था जब लोड हमारा RL हो रहा था, जब लोड हमारा RL हो रहा था तो यहाँ पे एक नेगेटिव स्पाइक आ रही थी। ये नेगेटिव स्पाइक हम लोग RL के लिए बना ले रहे हैं। जैसे ये नेगेटिव स्पाइक बनाएंगे तो ये वेव फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी फॉर RL लोड इन कॉन्टिन्यूअस मोड। इसके बाद हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे कि जनरली हम लोग करते क्या हैं, जो भी वेव फॉर्म आपको बुक में मिलेगी, लिटरेचर में मिलेगी, वो होगी आफ्टर निगलेक्टिंग फर्स्ट साइकिल। तो फर्स्ट साइकिल अगर निगलेक्ट करने के बाद दैट मींस आपको वेव फॉर्म जो दिखेगी वो दिखेगी 2 पाई से लेके 4 पाई ऑनवर्ड्स बुक में, डिस्कशन में। तो यहां से ध्यान से देखना है, बस इसको नोट करना है। 2 पाई के बाद अगर हम लोग ये इंटरवल देखेंगे, शुरू का इंटरवल यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, निगेटिव स्पाइक मिल रही है। लेकिन हमारे डिस्कशन में यहाँ पे निगेटिव स्पाइक नहीं मिल रही है। तो अब हम लोग कर क्या रहे हैं, इस वेव फॉर्म को बना रहे हैं फर्स्ट साइकिल निगलेक्ट करने के बाद। तो अगर हम लोग इस वेव फॉर्म को फर्स्ट साइकिल निगलेक्ट करने के बाद बना रहे हैं तो दैट मींस हमें यहाँ पे भी एक निगेटिव स्पाइक ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये हमने ड्रॉ कर दी है निगेटिव स्पाइक। ये वेव फॉर्म आफ्टर फर्स्ट साइकिल नेग्लेक्ट करने के बाद हम लोगों ने आउटपुट की बनाई है। तो ये आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म हो गई फॉर RL लोड। अब अगर हम लोग करंट की वेव फॉर्म, आउटपुट करंट की वेव फॉर्म, करंट की बात कर रहे थे तो हम लोग RL लोड में कैसे स्टार्ट कर रहे थे, जिस समय अल्फा से करंट हमारी क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी, इंक्रीज होगी, कब तक होती रहेगी, जब तक पॉजिटिव आउटपुट है। इसके बाद करंट हमारी डिस्चार्ज हो रही थी, कब तक, पाई प्लस अल्फा तक। पाई प्लस अल्फा पे फिर T3 T4 हमारे ऑन हो जा रहे थे, इंडक्टर फिर चार्ज होने लग रहा था। इसके बाद फिर डिस्चार्ज हो रहा था, फिर चार्ज हो रहा था, फिर डिस्चार्ज हो रहा था और फिर चार्ज हो रहा था। सेम एज अगर हम लोग फर्स्ट साइकिल नेग्लेक्ट करेंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे करंट कैसे दिख रही है, करंट एक अपनी मैक्सिमम वैल्यू से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो रही है। लेकिन हमने जो वेव फॉर्म बनाई है यहाँ पे करंट क्या है, 0। तो अब हम यहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं, फर्स्ट साइकिल नेग्लेक्ट करने जा रहे हैं। दैट मीन्स करंट हमारी यहाँ मैक्सिमम से कहीं डिस्चार्ज हो रही होगी और इसके बाद फिर यहाँ से हमारा चार्जिंग स्टार्ट होगा, तो ये वेव फॉर्म हम लोग कर क्या रहे हैं, इरेज करेंगे। तो हमारी आउटपुट की वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगी जब हम लोग फर्स्ट साइकिल को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। फर्स्ट साइकिल को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा आउटपुट वोल्टेज ऐसा दिखेगा, आउटपुट करंट ऐसे दिखेगी। तो ये तो है डिस्कशन है हमारा
जर्नल आरएल लोड, ये है हमारा फॉर आरएल लोड। ये वेवफॉर्म हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बनाई थी, आरएल लोड। बस आज चेंज क्या किया हमने, फर्स्ट साइकिल नेग्लेक्ट कर दी है। तो कुछ इस तरीके से हमारी वेवफॉर्म आएगी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में या हमारे डिस्कशन में हम लोग लेके चल रहे हैं कि लोड हमारा क्या है, हाईली इंडक्टिव लोड है। लोड हमारा क्या है, हाईली इंडक्टिव लोड है, हाईली इंडक्टिव लोड। हाईली इंडक्टिव लोड का मीनिंग क्या है, ध्यान में रखना। हाईली इंडक्टिव लोड का मीनिंग क्या है, हाईली इंडक्टिव लोड का मीनिंग क्या है, करंट तो आउटपुट करंट तो कॉन्टिन्यूअस होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा हमने लास्ट टाइम पे शायद आप लोग में नहीं हुआ था, ए सेक्शन में हुआ था, जो इसका वीडियो पोस्ट करेंगे हम लोग आरएल लोड का, उसमें डिसकंटिन्यूअस मोड रहेगा, वहां से आप रिफर कर लेना। आरएल लोड में कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस दोनों मोड पॉसिबल है, लेकिन अगर हाईली इंडक्टिव लोड है तो केवल एक मोड पॉसिबल है, वो भी है कॉन्टिन्यूअस का। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, लोड में अगर हाई इंडक्टेंस है तो करंट हमारी तो कॉन्टिन्यूअस होगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, करंट हमारी कॉन्टिन्यूअस होगी। साथ ही साथ करंट हमारी रिपल फ्री होगी, करंट हमारी रिपल फ्री होगी। रिपल फ्री का क्या मतलब है, रिपल फ्री का मतलब ये है कि करंट की जो भी फ्लक्चुएशन है, करंट में जो भी फ्लक्चुएशन है, आउटपुट करंट की आप वेवफॉर्म देख रहे होगे, इसमें फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है, करंट की सपोज एक मैक्सिमम वैल्यू है और करंट की एक मिनिमम वैल्यू है, तो ये जो गैप है इन दोनों का, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस, इसको बोलते हैं हम लोग रिपल। रिपल फ्री का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स मैक्सिमम माइनस मिनिमम हो गया जीरो। जीरो का मतलब क्या हो गया कि आउटपुट करंट हमारी क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस तो होगी, आउटपुट करंट हमारी कॉन्टिन्यूअस तो होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों कॉन्टिन्यूअस है, हाईली इंडक्टिव लोड है। साथ ही साथ करंट हमारी कांस्टेंट भी होगी, करंट हमारी कांस्टेंट भी होगी। दैट मीन्स हाईली इंडक्टिव लोड है तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि करंट हमारी कॉन्टिन्यूअस और कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे जो करंट हम लोग प्लॉट करेंगे, करंट की वेवफॉर्म, यहाँ पे जो हम लोग करंट की वेवफॉर्म प्लॉट करने जा रहे हैं, ये ध्यान में रखना, ये करंट की वेवफॉर्म हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं आफ्टर द नेग्लेक्टिंग फर्स्ट साइकिल, आफ्टर नेग्लेक्टिंग दी फर्स्ट साइकिल। तो आउटपुट करंट हमारी कुछ इस तरीके से आएगी, कोई भी एक वैल्यू होगी, सपोज इसको बोल दे रहे हैं आई, आउटपुट करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई के इक्वल हो जाएगी। अब ये आई कुछ भी हो सकता है, ये हो गया हमारा आई नॉट और ये हो गया हमारा आई। तो ये करंट की वेवफॉर्म में चेंज आएगा। जनरल आरएल लोड के लिए करंट क्या है, एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन हाईली इंडक्टिव लोड के केस में ये करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है, ये करंट क्या हो जाएगी हमारी, कांस्टेंट। किसी ने माइक पंखा चला दियो। ऋतिक बेटा अनम्यूट कर लो, माइक डिसेबल कर दिया मैंने, चलो ठीक है। तो ये हमारा हो गया है, करंट हमारी इसमें क्या बनानी है, कांस्टेंट बनानी है। ठीक है, ये है डिस्कशन का पार्ट। दैट मींस अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म जैसी ड्रॉ करते हो, ये तो करनी है। आउटपुट में वोल्टेज में जर्नल आरएल लोड कॉन्टिन्यूअस मोड और हाईली इंडक्टिव के लिए कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला, वेवफॉर्म में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। वैल्यूज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यूज डिफर कर सकती हैं, लेकिन वेव फॉर्म लगभग सेम आएंगी। तो आउटपुट वोल्टेज ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, आउटपुट करंट अब आपको, आउटपुट करंट आपको ये ना बना के आई नॉट जर्नल आर लोड के लिए नहीं बनाना है, हमें बनाना है ये, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ये किसके लिए है, हाईली इंडक्टिव लोड के लिए, हाईली इंडक्टिव लोड के लिए है। तो आपको जनरल आर लोड के लिए बना के टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, जनरल आर लोड के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है बना के। तो अब मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज कर दूं कि लास्ट में डिस्कशन के बाद जब पीडीएफ शेयर हो तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। आरएल लोड, ठीक है, ये आरएल लोड की करंट की वेव फॉर्म हो जाएगी।
ये हाईली इंडक्टिव लोड के करंट की वेव फॉर्म हो जाएगी। एक बार फिर से मैं सारी एक्सेस मेंशन कर दूं। ये है हमारी अल्फा, ये है हमारा पाई, ये है हमारा पाई प्लस अल्फा, ये है हमारा 2 पाई, ये पॉइंट है हमारा 2 पाई प्लस अल्फा, ये है हमारा 3 पाई, ये है हमारा 3 पाई प्लस अल्फा, और ये है हमारा 4 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, सप्लाई करंट बनानी है। आज हम लोग अब इसकी सप्लाई करंट बनाएंगे। तो इसकी सप्लाई करंट बनाने के पहले हम लोग ये मेंशन कर ले कब थायरिस्टर T1 T2 ऑन है, किस इंटरवल में, सब इंटरवल में थायरिस्टर T2 और सॉरी T3 और T4 ऑन है। तो इसको मेंशन कर लेते हैं पहले, इसके बाद हम लोग बनाएंगे। तो प्लीज कोई ये बता देना कि अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा के बीच में कौन से थायरिस्टर पेयर ऑन थे। कोई रिप्लाई करो, अल्फा से पाई प्लस अल्फा के बीच में T1 T2। ठीक है, गुड। हमारा यहाँ पे ऑन है T1 और T2। इसी तरीके से अगर पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में हम लोग बात करें, कौन से थायरिस्टर ऑन है, T3 और T4। सेम एज नेक्स्ट इंटरवल में 2 पाई से लेके 3 पाई प्लस अल्फा तक, सॉरी 2 पाई प्लस अल्फा से लेके 3 पाई प्लस अल्फा तक हमारा T1 T2 ऑन हो जाएगा। और ये जो लास्ट इंटरवल है हमारे डिस्कशन का, यहाँ पे T3 और T4 ऑन हो जाएगा। अब बच रहा है हमारा सबसे फर्स्ट सब इंटरवल, यहाँ पे कौन सा थायरिस्टर ऑन रहेगा। तो अगर आप पैटर्न देख रहे होगे, पहले T1 T2 ऑन है, फिर T3 T4 ऑन है, फिर T1 T2 ऑन है, फिर T3 T4 ऑन है। तो अगर आप ये ध्यान से देखोगे कि T1 T2 के पहले पैटर्न में जस्ट पहले कौन सा ऑन है, T1 T2 के जस्ट पहले कौन सा ऑन है, तो T1 T2 के जस्ट पहले T3 T4 ऑन है। दैट मींस यहाँ पे T1 T2 के पहले कौन से थायरिस्टर ऑन हो रहे होंगे, T3 और T4। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया है कि कौन से थायरिस्टर हमारे कब ऑन है, ये मेंशन कर लिया। अब हमें बनानी है सप्लाई करंट फॉर हाईली इंडक्टिव लोड के लिए। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं सप्लाई करंट। तो जो हमारा रिफरेंस है, उस रिफरेंस के अकॉर्डिंग जब T1 T2 ऑन है तो सप्लाई करंट हम बनाएंगे पॉजिटिव, जब T3 T4 ऑन है तो हम सप्लाई करंट को बना देंगे नेगेटिव। तो अब हम लोग बना रहे हैं सप्लाई करंट। ठीक है, T1 T2 अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक ऑन है, इसलिए बना दिया पॉजिटिव। इसके बाद 2 पाई प्लस अल्फा से लेके 3 पाई प्लस अल्फा तक T1 T2 ऑन है, इसलिए इसको बना दिया पॉजिटिव। अब बात कर रहे हैं नेगेटिव पोर्शन की, नेगेटिव बनाना है। ठीक है, तो पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा तक है नेगेटिव बनाना है, लास्ट में भी नेगेटिव बनाना है, और इनिशियल वाले में भी नेगेटिव बनाना है जब T3 T4 ऑन है। तो ये हमारा जो वेव फॉर्म दिखेगी, ये दिखेगी सप्लाई करंट की वेव फॉर्म, ये दिखेगी हमारी सप्लाई करंट की वेव फॉर्म। ठीक है, ये दिख गई हमारी सप्लाई करंट की वेव फॉर्म। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए फिर से मेंशन कर ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा ऑन है T1 और T2, यहाँ पे ऑन है T1 और T2, यहाँ पे ऑन है T3 T4, यहाँ पे ऑन है T3 T4, यहाँ पे ऑन है T3 और T4। ये हो गया हमारा सप्लाई करंट। तो हमने आउटपुट वोल्टेज बना लिया है, आउटपुट करंट बना ली है फॉर हाईली इंडक्टिव लोड, सप्लाई करंट बना ली है फॉर हाईली इंडक्टिव लोड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अपने डिस्कशन में बनाते थे वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T1 या T2। हम लोग बनाते थे वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T1 या T2, फिर T3 और T4 के क्रॉस बनाते थे। ठीक है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं अभी के लिए फिलहाल, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T1 T2 और T3 T4 जैसी वेव शेप लास्ट डिस्कशन में आई थी फॉर RL लोड इन कॉन्टिन्यूअस मोड, सेम यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होगी, सेम उसका रिप्लिका हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो हम लोग यहाँ पे उसको ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग वेव फॉर्म बनाएं, हम लोग वेव फॉर्म बनाएं। ये अभी तक हम लोगों ने वेव फॉर्म नहीं बनाई है, करंट थ्रू थायरिस्टर T1 या करंट थ्रू थायरिस्टर T2।
इसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ डाउन साइड में हम लोग बनाएंगे करंट थ्रू थायरिस्टर T3 या करंट थ्रू थायरिस्टर T4। अभी तक हमने किसी इंडिविजुअल थायरिस्टर के थ्रू क्या करंट फ्लो कर रही है ये नहीं बनाया है, ठीक है, ये नहीं बनाया है। तो इसको बनाने के पहले ये बता दो करंट, ये जो हम लोग आई यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं तब करेंगे। ये जो हम लोग करंट लिखते हैं, सपोज करंट थ्रू थायरिस्टर T1 लिखा, इसका मीनिंग क्या है? ये जो करंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक्चुअली करंट ड्रॉ कर रहे हैं एनोड टू कैथोड का। हमेशा करंट ड्रॉ करते हैं एनोड टू कैथोड को, और ये एक जनरल रेफरेंस है कि आपको ये पॉजिटिव ड्रॉ करना है। थायरिस्टर हो गया, मॉसफेट हो गया, डायोड हो गया, जितनी भी स्विचिंग डिवाइसेस हैं, ट्रैक को छोड़ के सारी यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस होंगी, उनकी करंट हमेशा, उनके थ्रू करंट जो जर्नल हमारा रेफरेंस होता है वो आपको पॉजिटिव ही ड्रॉ करनी है, क्योंकि आप ड्रॉ करोगे एनोड टू कैथोड की करंट, एनोड टू कैथोड की करंट। तो एनोड टू कैथोड की डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो सारी की सारी करंट पॉजिटिव ही ड्रॉ करनी है, आप नेगेटिव नहीं ड्रॉ करोगे। जैसे सप्लाई करंट में T1 T2 के लिए पॉजिटिव बना दिया और T3 T4 के लिए हमने निगेटिव बना दिया, लेकिन जब इंडिविजुअल थायरिस्टर के लिए हम लोग करंट बनाएंगे तो रेफरेंस हमारा क्या है? हम बना रहे हैं एनोड टू कैथोड के थ्रू करंट। तो ये जहां जहां भी T1 T2 ऑन है, जिस जगह पे वो करंट हम लोग बना देते हैं, दैट मींस अल्फा टू पाई प्लस अल्फा, और ये 2 पाई प्लस अल्फा से 3 पाई प्लस अल्फा। T1 T2 के थ्रू करंट यहाँ पे इतनी देर ही फ्लो कर रही है। ये हो जाएगी हमारी करंट थ्रू T1 और T2। सेम एज हमें यहाँ पे प्लॉट करना है करंट थ्रू थायरिस्टर T3 और T4। इसमें डाउट नहीं रखना कि आपको नेगेटिव पोर्शन बनाना है, नेगेटिव नहीं बनाना है, क्योंकि आप रेफरेंस लेके चल रहे हो एनोड टू कैथोड, और एनोड टू कैथोड हमारा क्या बनेगा? करंट हमेशा पॉजिटिव ही ड्रॉ करनी है हमें। बस यहाँ पे करना क्या है? बस ये इंटरवल देख लेना कि कब T3 और T4 हमारे ऑन थे, कब T3 और T4 हमारे ऑन थे। तो ये करंट हो जाएगी हमारी करंट थ्रू थायरिस्टर T3 और T4 के थ्रू। तो आज हम लोगों ने नया एक्स्ट्रा चीज देखी है, नई एक्स्ट्रा चीज बना रहे हैं करंट थ्रू थायरिस्टर, ठीक है। ये जो हमारी पहली वेव फॉर्म है T1 और T2, ये T1 T2 दोनों इंडिविजुअल के लिए वैलिड है। इसी तरीके से T3 और T4 हमारे ये दोनों इंडिविजुअल के लिए वैलिड है। तो ये सारी वेव फॉर्म हो गई। इसमें अभी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लो, अदरवाइज हम लोग डिस्कशन को आगे प्रोसीड करते हैं। बस इसमें चेंज कुछ नहीं करना है, करंट को आपको कांस्टेंट बना के सारा डिस्कशन करना है। ये भी हमारा हाईली इंडक्टिव लोड के लिए, ठीक है। ये भी हाईली इंडक्टिव लोड के लिए है, सेम एज ये भी हमारी हाईली इंडक्टिव लोड के लिए हो जाएगी। ये भी हमारा हाईली इंडक्टिव लोड के लिए है। ठीक है, इसके बाद हमारा कैलकुलेशन का पार्ट बच रहा है, तो वो अभी कर लेते हैं। आगे फर्दर यहाँ पे ध्यान में रखना, जो चीजें हम लोग एक चीज डिस्कस करने वाले हैं, चलो पहले क्विकली हम लोग कैलकुलेशन का पार्ट कंप्लीट कर लें, इसके बाद नेक्स्ट चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन का पार्ट यहाँ साइड में जगह है, यही कंप्लीट कर लेते हैं। कैलकुलेशन में सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है आउटपुट वोल्टेज की डीसी वैल्यू या आउटपुट की एवरेज वैल्यू, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लास्ट टाइम पे इसको हम लोगों ने किया था, अगर मुझे सही याद है तो ये आ रहा था 2Vm/पाई cos अल्फा, ठीक है। ये वैल्यू आ रही थी 2Vm/cos अल्फा। इसके लिए इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा आपको? इंटीग्रेशन आप करोगे 1/पाई लोअर लिमिट अल्फा अपर लिमिट पाई प्लस अल्फा Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी।
इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट शायद हम लोग कैलकुलेट करते हैं V आउटपुट की RMS वैल्यू। तो इसको सॉल्व नहीं करना है, बस वैल्यूज पुट करके हमें लिख देनी है यहाँ पे। जब वैल्यूज हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा 2 बीटा माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा माइनस पाई, ऐसा कुछ होगा। तो मैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं बस ऐसे लिख दे रहा हूं, पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा, तो ये 2 पाई रह जाएगा, प्लस साइन 2 अल्फा। ध्यान में रखना यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ डाउन साइड में लिख दे रहा हूं, माइनस साइन 2 पाई प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अननेसेसरी ये फार्मूला आप याद नहीं कर पाओगे। तो आप फार्मूला नहीं याद कर पाओगे, आपको बस एक बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए कि ये बेसिक फार्मूला है और अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें इसमें क्या पुट करनी है, उसी समय आप फार्मूला डेराइव करके न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है, थर्ड हमारा जो है निकालते थे हम लोग सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकालने के लिए आपको किसी एक थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज प्लॉट करना पड़ेगा। किसी एक थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज प्लॉट करना पड़ेगा, तब आप लोग सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकाल पाओगे। तो सपोज नीचे एक जगह है यहाँ पे, तो हम लोग प्लॉट कर सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर। तो किसी भी एक थायरिस्टर को ले लेते हैं, सपोज T1 को ले लेते हैं या T2 को ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग वोल्टेज प्लॉट कर ले रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस T1 या वोल्टेज अक्रॉस T2। तो यहाँ पे प्लॉट करते समय हमें क्या करना होता है, रफ स्केच हम लोग बनाते हैं VS का, VS बना दे रहे हैं। और यहाँ से वो पार्ट हमें रिमूव करना होता था जब T1 T2 ऑन थे। तो T1 T2 कितने इंटरवल में ऑन है, T1 T2 हमारे यहाँ पे ऑन है अल्फा से पाई प्लस अल्फा के बीच में, T1 T2। और फिर यहाँ से 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा से लेके 3 पाई प्लस अल्फा तक T1 T2 ऑन है। तो जहाँ पे T1 T2 ऑन है उस पोर्शन को हमें रिमूव करना होता है, और जो पोर्शन हमारा बचता है वो पोर्शन होता है वोल्टेज अक्रॉस दी थायरिस्टर। ये पोर्शन हमारा बचेगा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया 0 0, ये वोल्टेज आएगा, ये वोल्टेज आएगा, ये वोल्टेज आएगा। सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकालने में हमें देखना क्या होता है, कितनी देर हमारा थायरिस्टर रिवर्स बायस है। दैट मींस आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो या ये लास्ट वाली इंटरवल से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ये इंटरवल हमारा देगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। यहाँ पे वैल्यू है 2 पाई और यहाँ पे वैल्यू है पाई प्लस अल्फा। यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2 पाई और यहाँ पे वैल्यू है पाई प्लस अल्फा। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम का जो इंटरवल होगा दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओमेगा TC इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई कुछ नहीं करना क्योंकि ओमेगा इस साइड है। तो TC की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई ओमेगा। ये हो जाएगा हमारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। सर्किट थायरिस्टर को इतना टाइम प्रोवाइड कराएगा अपने एक्सेस चार्ज कैरियर स्वीप आउट करने के लिए। तो ये है हमारी पूरी कैलकुलेशन सिंगल फेज फुल वेव फुली कंट्रोल रेक्टिफायर विद हाईली इंडक्टिव लोड के लिए। एग्जाम में आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म, आउटपुट करंट की वेव फॉर्म पूछेगा, आउटपुट की आपसे डीसी वैल्यू पूछ सकता है, आउटपुट की आपसे आरएमएस वैल्यू पूछ सकता है, इसी बेसिस पे कुछ एक न्यूमेरिकल हो सकते हैं। तो ये हमारा डिस्कशन क्या हो रहा है, फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ओवर हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो समझने वाली बात है इसको समझते हैं। जनरली देखो होगा क्या, ये जो हमारी सप्लाई करंट है
यहाँ पे सप्लाई करंट हमें किस वेव फॉर्म दिख रही है, आप रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हो, आप स्क्वायर भी बोल सकते हो, डिपेंड करेगा फायरिंग एंगल क्या है, कि ये वेव फॉर्म स्क्वायर आएगी या रेक्टेंगुलर आएगी। ये डिपेंड करेगा हमारा, ये डिपेंड करेगा हमारे फायरिंग एंगल पे कि हमने कितना डिले प्रोवाइड कराया है। इन जनरल जो सर्किट है हमारा, इन जनरल जो सर्किट है हमारा, यहाँ पे इनपुट सप्लाई साइनोसोडल है और दैट मींस सप्लाई करंट भी साइनोसोडल होनी चाहिए थी। अगर इनपुट वोल्टेज साइनोसोडल है तो इनपुट सप्लाई भी साइनोसोडल होनी चाहिए थी। अभी हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं कि आरएल लोड है तो करंट लैग करनी चाहिए, ठीक है, अभी उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। साइनोसोडल मान के चल रहे हैं तो सपोज करंट ऐसी होनी चाहिए थी साइनोसोडल। लैगिंग वाला कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं कि लैग करनी चाहिए तो लैग करके बनाए, बस समझना है। करंट साइनोसोडल होनी चाहिए थी, लेकिन करंट यहाँ पे आ रही है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर। दैट मीन्स हो क्या रहा है कि जब हम लोग रेक्टिफायर सर्किट हाईली इंडक्टिव लोड के साथ यूज कर रहे हैं, सिस्टम पे लगा रहे हैं, तो सप्लाई करंट हमारी डिस्टॉर्टेड हो रही है। जो साइनोसोडल होनी चाहिए थी वो साइनोसोडल ना होके रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब रेक्टिफायर हमारा क्या कर रहा है, सिस्टम में पावर क्वालिटी खराब कर रहा है, सिस्टम में पावर क्वालिटी खराब कर रहा है, सप्लाई करंट की वेवफॉर्म को डिस्टॉर्टेड कर रहा है। दैट मींस सप्लाई में हार्मोनिक्स इंजेक्ट कर रहा है, सप्लाई में हार्मोनिक्स इंजेक्ट कर रहा है। कैसे इसको हमें रोकना है, इसकी क्या रेमेडी है, इसका ये पूरा एक अलग टॉपिक है। मे भी इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। इसी हाईली इंडक्टिव लोड से हम लोग सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स निकालेंगे कि कितने परसेंट हार्मोनिक्स आ रही है, कितने परसेंट वोल्टेज रिपल आ रहा है, वहां पे हम लोग फॉर्म फैक्टर देखेंगे, रिपल फैक्टर देखेंगे, उसको समझेंगे। ये हम तो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। फिलहाल अभी ये समझो कि जब हम लोग रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं, कंट्रोल रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं, तो ये सिस्टम में पावर क्वालिटी खराब कर रहा है। एक चीज हम लोग पहले से जानते हैं, इसको रिएक्टिव पावर की डिमांड है, ये हार्मोनिक्स इंजेक्ट कर रहा है। ये सारे इसके क्या है, डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पे एक सिंपल सर्किट से कितने वेरिएबल नंबर ऑफ वोल्टेज मिल सकते हैं, फायरिंग एंगल आपको चेंज करना है, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद लास्ट 2 मिनट का एक डिस्कशन है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है एससीआर के बेसिस पे, 2 टर्म्स आप इंट्रोड्यूस सुनते, अब तक सुन चुके होते अगर ऑफलाइन क्लास चल रही होती। एक हम लोग डिस्कशन में ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में एक फायरिंग एंगल सुनते आए हैं, और चूंकि अभी आप लैब में नहीं जा पाए थे, लैब में गए भी थे लेकिन हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे थे, वहां पे एक आप सुनते कंडक्शन एंगल, वहां पे आपका एक नया टर्म्स इंट्रोड्यूस होता है कंडक्शन एंगल इन रेक्टिफायर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको समझ लेते हैं और अपना चैप्टर और या अपना आज का लेक्चर बाइंड अप करते हैं। तो ध्यान में देखना, एक ये आउटपुट की वेव फॉर्म हम बना रहे हैं, ये आउटपुट की वेव फॉर्म है ऐसे, यहां मान ले रहे हैं पाई, यहां मान ले रहे हैं 2 पाई, यहाँ पे अल्फा हम बोल दे रहे हैं 0 डिग्री। एज्यूम कर रहे हैं कि अल्फा हमारा कोई ऐसा ड्राइवर सर्किट है जिसका जो प्रोवाइड करा सकता है फायरिंग अल्फा इज इक्वल टू 0 पे। V आउटपुट है, यहाँ पे अल्फा सपोज मान ले रहे हैं हम 30 डिग्री, ये कुछ ऐसे आता। सर जी सब जैसा लग रहा है ग्राफ। क्या क्या सभी सभी कह रहे हैं सर ग्राफ एक जैसे लग रहे हैं सबके। सबके किसके बेटा? सर स्टार्टिंग से अब तक जो अभी है मतलब मिलता जुलता है हाँ, ग्राफ। ग्राफ देखो बिल्कुल मिलता जुलता रहेगा। वो कैसे रहेगा, अगर हम लोग हाफ वेव का पढ़ रहे होते तो ये पोर्शन हटा देते, मैं हटा दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए, ये पोर्शन हटा देते थे, ठीक है, तो ये पोर्शन बच जाता था तो वो हाफ वेव के लिए हो जाता था। इसीलिए मैं कह रहा था फर्स्ट डे से कि जो जो टॉपिक बेटा होते जा रहा है खुद से आप उसकी वेव फॉर्म प्लॉट करना स्टार्ट करो, तब डिफरेंस समझ पाओगे। नहीं तो लास्ट में फर्स्ट डे में बोला था कि आपको एक ही वेव फॉर्म को याद रहेगी या रट लोगे और वही बना के आओगे, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आता रहे, लेकिन जो एग्जामिनर होगा वो वेव फॉर्म देख के समझ जाएगा कि आपने गलत बनाई है या सही बनाई है। तो अगर आप अभी से नहीं पढ़ रहे तो अभी से आपके पास लेक्चर अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है, एक एक करके ड्रॉ करना शुरू करो। कोई भी कंफ्यूजन हो
तो आप अलग से बोल सकते हो, हम लोग अलग से क्लास ले सकते हैं, या इन बिटवीन द क्लास, या कोई एक, जैसे कल एक हुई थी केवल 20 या 25 लोग ही ने ज्वाइन किया था, वो उस तरीके की क्लास लेके डाउट अपना क्लियर करते जाते हैं। क्योंकि अभी देखो ये 4 थायरिस्टर है, इस तरीके का डाउट चल रहा है। अभी आने वाले समय में 3 फेज जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो 6 थायरिस्टर हो जाएंगे, तो सब लगभग एक जैसा ही दिखेगा। इसकी रेमेडी ये है कि आप टॉपिक को अपना कवर करते चलो, अदरवाइज बाद में बहुत कंफ्यूजन होगी। तो हम लोग डायरेक्टली इसको कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, और इसके बाद वाइंड अप करते हैं, ठीक है। फायरिंग एंगल और कंडक्शन एंगल में देखो फर्क क्या है। फायरिंग एंगल का मतलब ये होता है कि हमने कितना डिले दिया, थायरिस्टर कब ऑन हो सकता था, उस ऑन होने के पीरियड से हमने कितना डिले दिया। तो जैसे हम लोग को पता होता है कि थायरिस्टर सपोज यहाँ पे अल्फा या ओरिजिन पे कार्टेशियन प्लेन पे 0 डिग्री पे ऑन हो सकता था, लेकिन डिले हमने कितना दिया, यहाँ पे 0 डिग्री का डिले दिया, तो इसलिए आउटपुट पूरा मिल रहा है। यहाँ 30 डिग्री का दिया, तो ये 30 डिग्री के बाद से आउटपुट मिल रहा है। तो ये है फायरिंग एंगल, कितना डिले दे रहे हैं। लेकिन जब बात करेंगे कंडक्शन एंगल, कंडक्शन एंगल क्या होगा, कंडक्शन एंगल होगा टाइम इंटरवल फॉर विच SCR कंडक्ट, कितने ड्यूरेशन में थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, या कितने ड्यूरेशन तक थायरिस्टर हमारा ऑन था। तो इसके लिए अगर हम लोग निकालेंगे थायरिस्टर के लिए, केवल अभी यहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, केवल एक हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिए आपका कंडक्शन एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि 0 से पाई तक कंडक्ट कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पे निकालेंगे कंडक्शन एंगल, तो ये कितना है, ये पॉइंट है हमारा 180 डिग्री, और ये पॉइंट था हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ के लिए कंडक्शन एंगल जब आप निकालोगे कितना है, कंडक्शन एंगल यहाँ पे कितना है, तो ये चीज निकलेगी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कहां से शुरू हुआ कहां पे खत्म हुआ, दैट मीन्स 150 डिग्री। फायरिंग एंगल का मतलब है जहां पे थायरिस्टर ऑन हो सकता था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, जिस इंस्टेंट से आ रहा था, उसको आपने कितनी देर बाद ऑन किया, कितना डिले प्रोवाइड कराया, ये फायरिंग एंगल है। कंडक्शन एंगल आपको ये बताएगा पूरे साइकिल में, सब साइकिल में, इंटरवल में थायरिस्टर कितनी देर हमारा ऑन था, ये बताएगा हमारा कंडक्शन एंगल। तो यहाँ पे आज का हमारा डिस्कशन ओवर हो रहा है। मैं